हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आरवी शर्मा। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक, बैंकिंग। आपका मनी एंड बैंकिंग मिला के एक बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें लास्ट ईयर दो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया। एक एक मार्क्स का मतलब 2 MCQ और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ज्यादातर क्वेश्चन वो 4 मार्क्स का वाला बैंकिंग से ही आता था, या तो दो दो मार्क्स के दो पेयर बना के एक बैंकिंग से पूछ लिए, मनी से पूछ लिया, या फिर वो 4 नंबर का क्वेश्चन सीधा बैंकिंग से उठा के पूछ लिया। लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आए थे उन्हें लास्ट में वीडियो को डाले हैं। उससे पहले हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे कि बैंकिंग में क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं, कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक का रोल क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, ये फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मार्केट के अंदर बैंक्स जो होते हैं वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, लोन दे के भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कैसे बढ़ाते हैं, वो काफ़ी आता है एग्जाम में। उसके अलावा जो हमारे बैंकों का बैंक है सेंट्रल बैंक, उसके बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं वो सब पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक या जो हमारा आरबीआई है वो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल। तो ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, जिसमें हम लोग लास्ट में बोर्ड के लास्ट के क्वेश्चन, लास्ट के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बैंकिंग से। बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग वही कि जो भी आपको कमर्शियल बैंक जो भी आपको लैंडिंग की सुविधा प्रोवाइड करे और आपके डिपॉजिट्स भी ले, जो कि हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी फंक्शन होते हैं बैंक के। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस एंड क्रेडिट क्रिएशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये तीन काम कर रही है तो वो कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आती है। आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रही है, आपको लोन्स प्रोवाइड कर रही है, एडवांसेस प्रोवाइड कर रही है और इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्रिएशन क्रिएट कर रही है। तो वो किस कैटेगरी में आता है? कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आता है। कमर्शियल बैंक के कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं कि एक्ट एज एन एजेंट। जब भी आप आईपीओ अप्लाई करते हो बैंक के थ्रू अप्लाई करते हो, है ना, तो कई बार जगह पे बैंक एज एजेंट भी काम करता है। ओडी फैसिलिटी भी बैंक देता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी डिस्काउंटिंग करता है, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ट्रैवलर चेक प्रोवाइड करता है। तो ये सब बैंक के क्या है? सेकेंडरी फंक्शन। तो बैंक जो है इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? एक बैंक जो है किसी भी इकोनॉमी के लिए एक पिलर की तरह होता है। अगर बैंकिंग सेक्टर छोड़ो, अगर कोई एक इंडिविजुअल बैंक भी हिल जाता है ना, तो इकोनॉमी में बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर आप लोग न्यूज़ कवर करते होंगे तो कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले यस बैंक के हालात थोड़े खराब हो गए थे। उस टाइम पे पूरे बैंकिंग सेक्टर में ही दिक्कत हो गई थी। लोगों का बैंकों से भरोसा कम हो जाता है, लोग डिपॉजिट रखना कम कर देते हैं बैंक में। अगर आप खुद सोचो, अगर बैंकों में ही लोग पैसा कम रखेंगे तो बैंक्स आगे लोन कैसे प्रोवाइड करेंगे? अगर बैंक्स आगे लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे ग्रो करेंगे? अगर बिजनेस ग्रो नहीं करेंगे इकोनॉमी के अंदर तो जीडीपी कैसे ग्रो करेगी? नई एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? तो इसलिए लोगों का बैंकों के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है एज इकोनॉमिस्ट। अगर आप लोग अपने आप को एज इकोनॉमिस्ट देखते हो, आपको इकोनॉमी की फिक्र है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है किसी भी इकोनॉमी के लिए, नॉट ओनली फॉर इंडिया। किसी भी इकोनॉमी के लिए बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा पिलर है। उसको हम फाइनेंशियल पिलर बोलते हैं। जितना स्ट्रांग रहेगा वो पिलर, इकोनॉमी उतनी अच्छी बूम करेगी, ग्रो करेगी। लोगों का ट्रस्ट जितना बिल्डअप रहेगा वो उतना ही ज्यादा इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल है। अगर आप लोगों को पता हो कि 2008 में बहुत बड़ा इकोनॉमिक ग्लोबल क्राइसिस आया था, ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस कहाँ से आना स्टार्ट हुआ था? यूएसए से। और यूएसए में वो क्यों आया था? क्योंकि यूएसए का जो बहुत बड़ा बैंक था वो लेमन ब्रदर करके उसका नाम था, वो डूब गया था। तो सोचो, एक बैंक के डूबने से पहले यूएसए में क्राइसिस आया, यूएसए में क्राइसिस आने के बाद फिर वो ग्लोबल क्राइसिस में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ एक बैंक के डूबने से। तो इसलिए जो बैंक्स हैं वो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या क्या होता है? कि ट्रेड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन को लोन प्रोवाइड होता है, बिजनेस को लोन मिलता है तो आगे ग्रो कर पाते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हेल्प मिलता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प मिलता है, कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प मिलता है। अब जाहिर सी बात है, सब डेवलपमेंट होगा, बिजनेस ग्रो करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, सेविंग्स जनरेट होगी, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हेल्प मिलती है, जैसे नेट बैंकिंग, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस,
लोगों को लोन मिल जाते हैं, तो इसलिए लोग जो चीज वो 10 साल बाद 15 साल बाद खरीदने के लिए काबिल होंगे वो अभी खरीद लेते हैं कि बाद में पैसे देते रहेंगे। तो ये कहाँ से होता है? बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोन, इसलिए पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है वो। वरना आप अगर 50 लाख का घर है, आप महीने के 1 लाख कमा रहे हो, तो आपको 50 लाख जब तक आप सेव करोगे घर 2 करोड़ का हो चुका होगा। तो इसलिए बैंक्स क्या प्रोवाइड करते हैं, तुम्हें ठीक है भाई 50 लाख तुम अभी ले लो, बस हमें ईएमआई भर देना टाइम पे। तो जितने ज्यादा घर बिकते हैं तो कंस्ट्रक्शन भी सबसे बढ़ती है, सेविंग भी बढ़ती है, सेफ कस्टडी, लॉकर्स फैसिलिटी, लोगों को एक ट्रस्ट बिल्ड रहता है, ट्रस्ट बिल्डअप रहता है और सिक्योर रहते हैं लोगों की चीजें। ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, मोर प्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ मनी, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक। इतना इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कमर्शियल बैंक। और मैंने एग्जांपल तो बता ही दिया कि अगर बड़ा कमर्शियल बैंक डूब जाए तो इकोनॉमी की क्या हालत हो सकती है। ठीक है, चलो आप लोगों के लिए होमवर्क है। आरबीआई ने एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक, एसआईबी बोलते हैं उसको, सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक डेवलपमेंट, एसआईपी। इंडिया में 3 बैंकों का नाम है उसमें, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखोगे वो 3 बैंक कौन से इंडिया के जो आरबीआई बोलता है, गवर्नमेंट बोलती है अगर इन 3 बैंकों में कुछ हुआ तो इंडियन इकोनॉमी के लिए खतरा है। तो इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी में बहुत बड़ा गिरावट आ सकती है अगर उन 3 बैंक में से एक बैंक डूब गया तो। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि वो कौन से सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं जिन 3 को आरबीआई जो है, गवर्नमेंट जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं कि इन बैंकों को कुछ नहीं होना, 3 बैंकों। आगे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी में आता है कि एडवांसिंग ऑफ लोन, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, और सेकेंडरी में आता है ओडी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस, यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी वगैरह सब आ जाएंगे। ठीक है, इजी टॉपिक है, कवर कर चुके हैं, बस रिवीजन के तौर पे डाला हुआ था यहाँ पे। अब करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस, हाउ बैंक्स फ्यूल द इकोनॉमी। मनी मल्टीप्लायर बोल लो या ट्रेड क्रिएशन बोल लो, कि किस तरीके से बैंक जो है पैसे से पैसा बनाता जाता है। एग्जाम में एग्जामिनर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। या तो ये लास्ट ईयर इन्होंने एमसीक्यू में डाल देते हैं टॉपिक, मैं दिखाऊंगा किस तरीके से एमसीक्यू में डालेंगे उन्होंने, लेकिन ये 4 नंबर में कई बार पूछा जाता है। क्रेडिट क्रिएशन को आप एक्सप्लेन करो या मनी मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन करो, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। अब बैंक वाले क्या करते हैं, ट्रेड क्रिएशन बाय अ कमर्शियल बैंक, देखो वो क्या करेंगे कि एक ए बंदे को पकड़ेंगे, ए बंदा बोलेगा मुझे 1000 रुपये चाहिए लोन में, कहेंगे ठीक है भाई तुम ले लो 1000 रुपये। अब वो 1000 रुपये ले लिए उसने लोन, अब वो क्या करेगा, वो जाके बैंक में रखेगा, है ना, उसने बैंक में रखे 1000 रुपये। अब क्या होता है, बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वाले को एक रेशियो जो होती है, जो भी उनके पास पैसा होता है लोन पर, उनके डिपॉजिट्स आती हैं, उसका एक सर्टेन परसेंटेज उनको रिजर्व में रखना पड़ता है। मान लो यहाँ 20% है, चलो 10% है, इजी के लिए 10% रख, तो रिजर्व में कितना रखेंगे, रिजर्व में कितना रखेंगे वो लोग, 100 रुपये, और बाकी के 900 रुपये का लोन बांट देंगे दोबारा से। अब वो 900 रुपये जो लोन में गए वो वापस कहाँ पे आएंगे, वो बंदा बैंक में जमा करेगा। अब उसने 900 रुपये बैंक में जमा किया, बैंक क्या करेगा, उसमें से 10% रखेगा, बाकी के 90% दोबारा लोन बांट देगा। अब वो लोन घूम फिर के कहाँ पे आएगा, अगला बंदा बैंक में जमा कराएगा। मान लो कि आपने होम लोन लिया, अब होम लोन लेके आप जब आगे बिल्डर को पैसे, तो बिल्डर कहाँ डालेगा, लोन अकाउंट में पैसा डालेगा। फिर वो क्या करेंगे, फिर उसको 10% अपने पास रख लेंगे और बाकी का पैसा लोन में बांट देंगे। तो यही सीक्वेंस चलता रहता है और इसी से क्या होता रहता है आपका, क्रेडिट क्रिएशन। इसको मनी मल्टीप्लायर बोल लो, क्रेडिट क्रिएशन बोल लो, एक ही बात है कि बैंक्स जो हैं वो पैसे से पैसा बनाते रहते हैं, ये लूप चलता रहता है। अब मुद्दे की बात कि लूप कितना लंबा चलता है, बैंक कितना पैसा बना सकता है उस पैसे से, तो इसकी रेशियोज हैं कुछ। ठीक है, जैसे 2 रेशियोज हैं, दोनों में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, आंसर सेम आएगा आपका। पहला है मनी क्रिएटेड। मनी क्रिएटेड कैसे निकालते हैं हम लोग, कितना मनी क्रिएट किया, न्यू डिपॉजिट डिवाइड बाय रिजर्व रिक्वायर्ड। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया कि 20% रिजर्व रखना है
और नया मनी इन्होंने 100 रुपए लिया कि डिपॉजिटर ने 100 रुपए बैंक में जमा किए, बैंक ने क्या किया 20 रुपए का रिजर्व रखा, बाकी उधार दे दिए, कितने 80 रुपए, है ना। अब वो 80 रुपए लेके कहाँ गया बैंक में, बैंक ने क्या किया 16 रुपए रिजर्व रखा, बाकी 80 रुपए उसमें से बाकी 64 रुपए उधार दे दिए। कंटिन्यू अंटिल देयर इज नो मोर मनी लेफ्ट टू बी डिपॉजिट एंड लोन। अब मुद्दे वाली बात जो हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा कि कब तक चलेगा ये, अगर ये प्रोसेस रोटीन होता रहे तो जो बैंक है जो डिपॉजिटर के 100 रुपए हैं उससे कितना पैसा बना सकता है, कितना बना सकता है, तो उसका फॉर्मूला है मनी क्रिएटेड इज इक्वल्स टू न्यू डिपॉजिट डिवाइड बाय रिजर्व। नया डिपॉजिट कितना है 100 रुपए, रिजर्व कितना चाहिए 20%, है ना, 20% रिजर्व है ना, तो 20% का क्या होगा 20 नीचे 100 ऊपर, ये कट के ऊपर 5 हो गया, तो कितना हो गया 500। तो कितने बन जाएंगे इसके, ये जो 100 रुपए, मतलब एक बंदे ने बैंक में 100 रुपए जमा किए, बैंक ने उसके कितने बना लिए 500 रुपए, उसे पैसे को घुमा घुमा के, इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन। अब दूसरी रेशो भी देख लो, दूसरी रेशो क्या बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 अपॉन में रिजर्व रिक्वायरमेंट। तुम्हारा रिजर्व कितना था 20%, तो 1 अपॉन में 20 इंटू 100, परसेंटेज में 100 ऊपर चला जाएगा ना, तो कट के कितना हो जाएगा 5। अब 5 क्या है 5x, मनी मल्टीप्लायर कितना है 5x, तो डिपॉजिट कितना मनी था हमारा 100, उसका 5x कितना हो जाएगा 500, 5 रुपए क्रेडिट ऑफ द एवरी 1 रुपए डिपॉजिट। आई होप आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी आया होगा। ये थोड़ा और अच्छे समझाने के लिए एग्जाम में अगर मनी मल्टीप्लायर आता है या क्रेडिट क्रिएशन आता है तो आप लोगों को इस तरीके से टेबल बनाना है। यहाँ पे बैंक्स ले लिए, ए बी सी डी बैंक है, अलग अलग बैंक मान लो। प्राइमरी डिपॉजिट लिया कितना, इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज, ठीक है। रिजर्व हमने एज्यूम कर लिया, हम दोनों चीज एज्यूम करते हैं, अगर पेपर में ना दिया हो, एग्जाम में डायरेक्ट दिया हुआ है कि क्रेडिट क्रिएशन समझाना है विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आप कोई भी एक इमेजिनरी एग्जांपल लेके आपको क्रेडिट क्रिएशन समझाना है, तो आप यहाँ पे इन दोनों चीजों को एज्यूम करोगे, रिजर्व भी एज्यूम करना है और इनिशियल डिपॉजिट भी एज्यूम करना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जिसकी वैल्यूज आपको याद हो वो सजेस्ट करना, वरना एग्जाम में बैठ के कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये इजी वैल्यूज रखना 1000, 20%, 10%, ऐसे नहीं कि 8% एज्यूम कर लिया फिर कैलकुलेट करने बैठ रहे हो, इतना टाइम नहीं होगा। 1000 रख लिया, 10% रख लिया, 20% रख लिया, कैलकुलेट करना आसान हो, ठीक है। ये 1000 रखा, 20% रिजर्व रखेंगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपए, बाकी का 800 रुपए हमने क्या किया क्रेडिट क्रिएशन लोन में बांट दिया। अब वो 800 रुपए अगला बंदा कहाँ जाएगा बी बैंक में जमा कर देगा, या उसी बैंक में जमा कर देगा मान लो, है ना। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में एक ही बैंक है, या सभी बैंक का मनी मल्टीप्लायर मान रहे हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ मान सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि पैसा घूम इकोनॉमी में रहा है। हम लोग को बस ये देखना है कि बैंकिंग सिस्टम कितना उस पैसे को जनरेट कर सकता है, कितना घुमा के उसको, कितना उसमें मनी मल्टीप्लायर क्रिएट कर सकता है, क्रेडिट क्रिएट कर सकता है एक इनिशियल डिपॉजिट से, ठीक है। चाहे वो बी बैंक में जाए, ए बैंक में जाए, हम बैंकिंग सिस्टम को एक ही मानेंगे। 800 रुपए वापस बैंक के पास आ गए, अब बैंक क्या करेंगे 20% रखेंगे अपने पास, 160 रुपए रिजर्व में, क्यों आरबीआई बोलता है, बाकी के 640 रुपए लोन में गए, वो वापस से कहाँ पे घूम फिर के बैंकिंग सिस्टम में आएंगे। वो क्या करेंगे 128 रुपए 20% रिजर्व रखेंगे बाकी के लोन में। फिर इस तरीके से कब तक चलेगा, दो फॉर्मूले बताए थे मैंने। पहला फॉर्मूला क्या था, इनिशियल डिपॉजिट डिवाइड बाय रेशियो, रेशियो कितना है हमारा 20 और 100 ऊपर चलाएगा परसेंटेज का, ये कट के कितना होगा 5, तो कितना हो गया अपना 5000। तो 5000 हमारा क्या आ जाएगा, प्राइमरी डिपॉजिट से हम टोटल कितना मनी क्रिएशन जनरेट करेंगे। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में रेशियो, तो रेशियो कितना है 20%, 100 ऊपर जाएगा तो कट के कितना हो गया 5x, तो 1000 का 5x कितना हो जाएगा वापस से 5000। दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज करो आंसर सेम आएगा आपका। अब देखो लास्ट ईयर एग्जाम में क्या क्वेश्चन दिया था उन्होंने, ये क्वेश्चन दिया था लास्ट ईयर एग्जाम में, टेबल बना दिया, डैश डाल दिया, करो सॉल्व। मैंने आपको पहले ही बताया आपको सिर्फ दो चीजें जूम करनी है, रेशियो और प्राइमरी डिपॉजिट, बाकी तो बहुत इजीली बन जाता है। अब देखो 5000 का 20% कितना हो जाएगा 1000, लेकिन उन्होंने देखो 5 में से 3 में 4 में से 3 में अपना 1000 दे दिया, तो कट ही गया आंसर, है ना, ये हट गया, बाकी 3 में से कोई एक आंसर है। अब जो सेकंड स्टेज है ये 4000 हो गया, ये जगह यहाँ पे लोन का। अब वो क्या करेंगे
800 रुपये रिजर्व में रखा, तो यहाँ कितना बचा? 3200। तो यहाँ देखो 3200 सिर्फ इसी में है, बाकी दोनों एलिमिनेट हो गए, है ना। अब बाकी भी आपको चेक कर रहे हैं कि कैसे है, मतलब इसको आंसर को करने में 30 सेकंड भी नहीं चाहिए, वर्बली हो गया। वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, उससे टाइम लग रहा है। वरना आपको देखो कि 1000 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 3200 इसी में है, 1000 3200 का पेरी बन रहा है, बाकी दोनों को करना ही नहीं है सॉल्व। बाकी फिर भी करने का मन है तो दो फॉर्मूले बताए थे मैंने। दो फॉर्मूले क्या थे? इनिशियल डिपॉजिट डिवाइड बाय रेशियो, रेशियो कितना? 20%, 100 ऊपर चला जाएगा, ये कट के 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 25,000, ठीक है, तो 25,000 आ रहा है। यहाँ पे भी इसका, अब देखो ये कितना करना है, 1 अपॉन में रेशियो, रेशियो कितना है? 20%, तो 1 अपॉन में 20 इंटू 100, कट के कितना हो जाएगा? 5x, है ना, ये कट के 5 होगा, तो 5x, 5 का 5x 25,000, 20 का 5x 20,000, सॉरी 4,000 का 5x, 4,000 का 5x 20,000, यहाँ पे 1,000 का 5x 5,000, ठीक है, टैली हो गया। लेकिन इतना पेपर में नहीं करना, पेपर में देखो तो यहाँ 1000 आएगा, 4,800 के 3200, यहीं पे सॉल्व हो गया, आगे जाना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन था, फ्री के मार्क्स थे। लेकिन ये क्वेश्चन आपका कई बार 4 मार्क्स में आता है, तो उसको उस हिसाब से पढ़ना कि अगर ये टॉपिक 4 नंबर में आए तो आपको किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। पहले मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है आपको, फिर ये टेबल बनाना है और फिर इस टेबल को एक्सप्लेन करना है। अगर ये क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में आता है तो फ्री के मार्क्स है। ये ऐसा क्वेश्चन हो चाहिए वो रटा हो बिल्कुल, कि वर्ड टू वर्ड आपको रटा होना चाहिए, क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर, यहाँ से मार्क्स नहीं जाने चाहिए। आई होप यहाँ तक समझ आएगा अच्छे से। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। हमने देखा कि कमर्शियल बैंक इकोनॉमी के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई कमर्शियल बैंक डूब जाए, है ना, जो हमने देखा सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक हमारे इकोनॉमी के लिए, जो मैंने 3 बैंक बताए, आरबीआई ने रखा हुआ है। जो हमने लेमन ब्रदर का एग्जांपल देखा यूएसए में, अगर वो गिर गया तो पूरा यूएसए में ही क्राइसिस आ गया, उसके बाद यूरोप में क्राइसिस आ गया, देन पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आ गया, ग्लोबल क्राइसिस आ गया सिर्फ एक बैंक के गिरने से। तो अब सोचो कि अगर बैंक के गिरने से ऐसा कुछ हो रहा है, तो अगर सेंट्रल बैंक को कुछ हो जाए तो इकोनॉमी का क्या हाल होगा। तो सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इकोनॉमी के लिए। और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं इकोनॉमी में। और वो फंक्शंस किस तरीके के होते हैं? वो फंक्शंस होते हैं कि किसी भी अनस्टेबल इकोनॉमी को स्टेबल इकोनॉमी में कौन कन्वर्ट करता है? सेंट्रल बैंक इंप्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद इकोनॉमी स्टेबल होती है और ग्रो करती है। यूएसए में भी जब क्राइसिस आया था तो किसने संभाला था? सेंट्रल बैंक ने संभाला था। चीजें धीरे धीरे वो अपने जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है उसको टिक कर देते हैं, जिसकी वजह से मनी सप्लाई कंट्रोल करते हैं, एंड देन वो धीरे धीरे इकोनॉमी में इंप्लीमेंट होता है और उसको इकोनॉमी स्टेबल एंड ग्रोइंग इकोनॉमी बनती है। इकोनॉमी स्टेबल होती है और ग्रो करना स्टार्ट करती है धीरे धीरे। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? सभी बैंकों का एक तरह से बाप होता है, जैसे बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं सेंट्रल बैंक। सभी बैंकों को चलाने की जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक की है। गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट का वो रोल नहीं है। गवर्नमेंट एक कुछ पॉलिसीज लेके आ सकते हैं, लेकिन उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना और सभी बैंकर्स का सुपरविजन करना, उनको अच्छे से चलाना, वो किसकी जिम्मेदारी है? सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है। भले ही गवर्नमेंट के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, लेकिन बैंकों को कंट्रोल रखने का ज्यादा पावर सेंट्रल बैंक के पास है, ठीक है। व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग अ कंट्रीज मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स एंड करेंसी स्टेबिलिटी. It acts as a government's banker and lender of the last resort, regulating and overseeing the national's banking system. इस एक छोटी सी डेफिनेशन में इतने सारे फीचर्स डाल दिए बैंक के, सेंट्रल बैंक के। आप लोगों को तो पता ही होगा, इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है ना। और यूएसए का कौन है? जिन लोगों को पता है वो नीचे कमेंट्स में लिखना, यूएसए का सेंट्रल बैंक कौन है। आई होप कुछ लोगों को तो पता होगा, कुछ बच्चों को तो पता होगा। तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर,
वो चाहे तो आपके होम लोन की ईएमआई बढ़ा सकता है सेंट्रल बैंक, ठीक है, इतनी पावर होती है सेंट्रल बैंक में। करेंसी को स्टेबिलिटी रखने की पावर होती है सेंट्रल बैंक के पास। गवर्नमेंट का बैंक होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो कमर्शियल बैंक से अपने अकाउंट नहीं खुलवाती, वो कहाँ खुलवाती है, आरबीआई के पास होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट। जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं उनके अकाउंट्स कहाँ पे होते हैं, आरबीआई के पास होते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि जब बैंकों का दिवाला होने वाला होता है, जब बैंकरप्सी के कगार पे होते हैं, तो उन्हें आके कौन बचाता है, आरबीआई। रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स को, ओवरसीइंग द नेशनल बैंकिंग सिस्टम को ध्यान रखता है पूरा। रेगुलेट करना, सुपरविजन करना बैंकिंग सिस्टम का किसका काम है, सब सेंट्रल बैंक का। तो सोचो हमने सेंट्रल बैंक के कंधों पे कितनी सारी जिम्मेदारी छोड़ रखी है। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कौन संभाल रहा है एक तरह से इकोनॉमी का, सेंट्रल बैंक, आरबीआई संभाल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, सेंट्रल बैंक इंप्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है समझाऊंगा मैं अभी। इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, चलो समझा ही देते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, आरबीआई जो होता है बाय मंथली, हर 2 महीने में क्या करता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग रखता है, कमेटी बैठाता है, ठीक है, उसे बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। अब उसमें आरबीआई क्या करता है, आरबीआई का टारगेट रहता है जो इन्फ्लेशन रेट है हमारा, क्या है, इन्फ्लेशन रेट वो होना चाहिए 4 ± 2, मतलब वो स्लैब होता है कि 2 से 6 के बीच में हमारा इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए, ना तो 2 के नीचे जाए ना कि 6 के ऊपर जाए। तो उस मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है कि हमें इंटरेस्ट रेट किस तरह से मैनेज करें कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ भी करती रहे और हमारा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो हर 2 महीने में आरबीआई इंटरेस्ट रेट चेंज करता है, मतलब जरूरी नहीं चेंज करे, उसके ऊपर कमेटी बैठती है तो वो डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट्स को सेम रखना है या तो बढ़ाना है या कम करना है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है आरबीआई का, जो हर 2 महीने में करते हैं। दे इशू द विड्रॉ करेंसी, मतलब वो करेंसी इशू करते हैं, मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ मैनेजिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बहुत सारी चीजें हैंडल करते हैं। सेंट्रल बैंक की फंक्शन क्या है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, जैसे मैंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, पोस्टिंग कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम, लोगों के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम को लेके कॉन्फिडेंस बना रहे। जैसे मैंने बताया कि येस बैंक डूबने के कगार पे आ गया था, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है बैंकिंग सिस्टम से, तो लोग बैंकों में पैसा रखना कम कर देते हैं। वही लूप होल चालू हो जाएगा, लोग बैंकों में पैसा कम रखेंगे तो बैंक आगे लोन कम देंगे, बैंक लोन आगे कम देंगे बिजनेसेस को, तो बिजनेस आगे ग्रो नहीं करेंगे, बिजनेस ग्रो नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, और इसी तरीके से जीडीपी डाउन होती जाएगी और आगे लूप होल चलता रहेगा, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इंडिया के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो कुछ फंक्शन है सेंट्रल बैंक के। पहला, इशू मनी, करेंसी और नोट्स इशू कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई कॉइन्स इशू नहीं करता है, वो आप लोग पढ़ना कॉइन्स इशू कौन करता है, आरबीआई सिर्फ नोट्स इशू करता है। कॉइन्स और ₹1 का नोट कौन इशू करता है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बताया आपको, जो रेट सेट होते हैं आपके, वो भी कौन इशू कर, रेट सेट कौन करता है, सेंट्रल बैंक सेट करता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, गवर्नमेंट के लिए भी लेंडर रहता है, ठीक है। और लैंड ऑफ द लास्ट तो कमर्शियल बैंक, जब कमर्शियल बैंक का पैसा नहीं होता तो लास्ट में कौन होता है, आरबीआई को हेल्प करता है, ठीक है। बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं आरबीआई को, कि बैंकों का बैंक है, क्योंकि बैंकों को सुपरविजन हो गया, बैंकों की रेगुलेशन हो गया, सब आरबीआई करता है, ठीक है। गवर्नमेंट बैंक भी बोला जाता है इसको, कि गवर्नमेंट के सारे खाते जो होते हैं, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, वो सब आरबीआई हैंडल करता है ना। एंश्योरिंग स्टेबिलिटी, इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी रहे, बैंकिंग सिस्टम में स्टेबिलिटी रहे, तो वो सब भी कौन देखता है, आरबीआई देखता है। लेंडर द लास्ट रिजॉर्ट टू द बैंकर्स, क्रेडिट क्रिएशन, इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। जो रेट्स होते हैं वो आरबीआई सेट करता है, हमने 20% एग्जांपल लेते हैं ना मनी क्रिएशन में, वो आरबीआई सेट करता है कि कितना रिजर्व रखना है बैंक्स को। करेंसी रेगुलेट करना भी आरबीआई का काम है। बैंकर टू द गवर्नमेंट भी सरकार के लिए बैंक आरबीआई है। कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व, जो कमर्शियल बैंक रिजर्व रखते हैं वो कहाँ पे रखते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं। डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना आरबीआई का ही काम होता है, आरबीआई बोल लो, सेंट्रल बैंक बोल लो। इंटरनेशनल करेंसी का भी कस्टोडियन कौन होता है, आरबीआई होता है,
क्लियरिंग हाउस भी कौन होता है ट्रांसफर सेटलमेंट के लिए? आरबीआई। ठीक है, तो सोचो आरबीआई के कंधों पे कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। हम लोगों को लगता है आरबीआई, मतलब जिन लोगों को नहीं पढ़ा होगा उन लोगों को लगता है कि आरबीआई से नोट छापता है बैठ के। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत हद तक आरबीआई जिम्मेदारी निभा रहा होता है अपनी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, ये कुछ आपके टूल्स हैं जो कि आरबीआई यूज करता है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, या उसको मॉनेटरी पॉलिसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरह के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स बोल रहे हैं, सिलेक्टिव कंट्रोल रेट, इसको क्वालिटेटिव टूल्स भी बोलते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या आता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक एक करके हम उसके बारे में बात करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करते हैं? गवर्नमेंट के एक तरह से शेयर्स होते हैं, तो उनको सेल परचेज कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, उससे क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है। लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो लोग महंगे में भी चीजें खरीदने को तैयार हो जाएंगे, तो वहां इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज को सेल कर देती है, तो लोग उसे परचेज करेंगे। लोग परचेज कर लेंगे तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा कहाँ चला गया? गवर्नमेंट के पास चला गया। अब लोगों का मनी सप्लाई कम हो गया तो फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। इसका उल्टा भी देख सकते हैं, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई नहीं है, गवर्नमेंट के अगर लोगों का पैसा ही नहीं है, लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे तो वो सर्कुलेशन कैसे बनेगा? तो ओपन मार्केट ऑप्शन में फिर सरकार क्या करेगी? सरकार जो है, सॉरी, यहाँ पे सेल करेंगे, उल्टा बोल दिया मैंने। जो आपके ओपन मार्केट में अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगा, तो मनी सप्लाई ज्यादा होगा तब गवर्नमेंट बाय कर लेगी। ठीक है, और जब मनी सप्लाई कम होता है तब गवर्नमेंट सेल कर देती है, ताकि लोगों का पैसा आए और लोग पैसा खर्च करें। ठीक है, मेनली ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलेटेड होता है। तो गवर्नमेंट को मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनको सेल परचेज करती है आरबीआई के थ्रू, ताकि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कंट्रोल में रहे। ठीक है, अगला है हमारा बैंक रेट। बैंक रेट बोल लो, बैंक रेट में क्या होते हैं? हमारे काफी सारे रेट्स आते हैं। ठीक, उसमें आपके बैंक रेट में कुछ मैं बता देता हूँ। सीआरआर आता है, एसएलआर आता है। ठीक है, ये दो रेट्स आते हैं, एक आता है बैंक रेट और एक रेपो रेट। इन चार रेट्स के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लो। सीआरआर, यहाँ पे आगे सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, इन दोनों को लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं, सीआरआर एसएलआर को। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर रहता है हमारा 1% ऑफ अमाउंट मनी, जो कि कमर्शियल बैंक्स को या बैंक्स को उतना अमाउंट अब सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व में रखना होता है। कहाँ पे? सेंट्रल बैंक के पास। मतलब अभी के टाइम पे हमारी इकोनॉमी में सीआरआर रेशियो कितना है? 4%। तो अगर एसबीआई के पास 100 करोड़ रुपए है, तो एसबीआई क्या करेगा? उन 100 करोड़ में से 4 करोड़ किसको दे देगा? आरबीआई को। ठीक है, इसी तरीके से एसएलआर जो होता है वो कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं रिजर्व में। दोनों को रिजर्व रखना है, कैश रिजर्व रेशियो भी रिजर्व है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर भी रिजर्व है। बस फर्क क्या होता है? सीआरआर सेंट्रल बैंक के पास रहता है, एसएलआर बैंक्स अपने पास ही रखते हैं। ठीक है, एसएलआर अभी 18% है। तो अब देखो, तो हमारे बैंकों में कितने परसेंट रिजर्व रखना पड़ता है? 22%। जो हम अभी क्रेडिट क्रिएशन कर रहे थे ना, कि बैंकों को 20% रिजर्व रखते हैं या 10% हम एज्यूम करके चल रहे थे, तो हमारे बैंकों को कितना परसेंट रखना है? 22% अपने रिजर्व में रखना है, जिसमें से 4% हमारा सीआरआर है और 18% हमारा एसएलआर है। आई होप आपको सीआरआर एसएलआर समझ में आ गया होगा। ये हमारे क्या है? लिक्विडिटी रेशियोज। ये कवर हो गया हमारा। आगे आता है हमारा बैंक रेट और रेपो रेट। बैंक रेट क्या होता है? रेपो रेट क्या होता है? अगर कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो बैंक जो आरबीआई से पैसा लेते हैं तो वो रेपो रेट पे लेंगे। उस रेट को क्या बोलेंगे? रेपो रेट।
अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेंगे तो वो लेते हैं बैंक रेट के ऊपर, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है कि जब बाय मंथली पॉलिसी होती है उनकी, जो मैंने बताया आपको हर 2 महीने में होती है, तो वहां पर रेपो रेट और बैंक रेट को कम ज्यादा कर देता है। मैंने बताया रेट डिसाइड होते हैं, वो ये रेट डिसाइड होते हैं, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, वो ये रेट डिसाइड करते हैं बैठ के कि हमें रेपो रेट कितना रखना है, बैंक रेट कितना रखना है, एसएलआर कितना रखना है और सीआरआर कितना रखना है। क्योंकि वो इन चीजों को जितना ऊपर नीचे करेंगे उससे क्या होगा, मनी सप्लाई इफेक्ट होगी। और मनी सप्लाई को किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, ताकि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट ना हो जाए या फिर डिफ्लेशन क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्टिव कंट्रोल में क्रेडिट राशनिंग की लोन देना किसको है, ठीक है। जैसे कि बिजनेसमैन को ज्यादा लोन देना है, या एग्रीकल्चर में ज्यादा लोन देना है, या वीकर सेक्शन को ज्यादा लोन देना है, या एजुकेशन में पैसा ज्यादा बांटना है, तो वो क्रेडिट राशनिंग में आता है। तो भी आरबीआई का काम होता है, वो एक कैटेगरी सेट कर देता है कि आप लोगों को, जैसे आरबीआई ने बना रखा है पीएसएल कैटेगरी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो हर किसी बैंक को 40% लोन जो है वो पीएसएल कैटेगरी को देने हैं। आप लोग के लिए डिटेल में नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस इसको समझाने के लिए। क्रेडिट राशनिंग में क्या होता है कि आरबीआई लिमिट सेट कर देता है कि तुम्हें इतने परसेंट जो है लोन आपको इस सेक्टर में बांटनी है, ताकि इकोनॉमी में ग्रो हो सके। ऐसा ना हो कि वीकर सेक्शन को लोन ही ना मिले, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन ही ना जा पाए। तो इसलिए आरबीआई क्रेडिट राशनिंग करता है। अगला, मार्जिन लैंडिंग, कि आप जो लोन बांटोगे उसमें कितना मार्जिन रखोगे, ठीक, ये भी आरबीआई डिसाइड करता है। और मोरल सुएशन, कि अगर कोई ढंग से काम नहीं करता उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती है, तो ये सब भी कौन करता है, आरबीआई करता है। आई होप आप लोगों को समझ आएंगे अच्छे टॉपिक आरबीआई का, ठीक है। इजी टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई का जो आपका एक इंस्ट्रूमेंट बोल लो या टूल है, जो रेगुलेट मनी सप्लाई रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इजी टॉपिक है, कवर कर लेना अच्छे से, समझाया भी मैंने अभी आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो 4 नंबर में आएगा, देख लो, मतलब आपका सिर्फ एक टॉपिक, इतने सब में से एक टॉपिक 4 नंबर में आएगा, तो सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके। यहाँ पे क्या दिया है कि आरबीआई अंडरटेक द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजिंग द गवर्नमेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शन। मैंने बताया ना गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है आरबीआई, उसके ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया आपको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजर है आरबीआई, तो जो ये एक ही फंक्शन को 4 नंबर में एक्सप्लेन करने को बोले, ओपन मार्केट क्वेश्चन दोबारा आ गया, ठीक है। गवर्नमेंट और एडवाइजर दोबारा आ गया 4 नंबर में। तो ये सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई के, उन्होंने आरबीआई का एक एक फंक्शन 4 4 नंबर में पूछा हुआ है पिछले साल के एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे दोबारा समझाया हुआ है एक बार अच्छे से कि क्वांटिटेटिव कंट्रोल में क्या आता है, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल कैश रेशियो, मतलब उसमें सीआरआर एसएलआर दोनों आ जाते हैं, ठीक है। सीआरआर एसएलआर, क्रेडिट राशनिंग, डायरेक्ट एक्शन, मोरल सुएशन, पब्लिसिटी, रेगुलेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये सब किसमें आते हैं, आपके क्वालिटेटिव कंट्रोल में आते हैं, ठीक है। कुछ और प्रीवियस क्वेश्चंस, द सेंट्रल बैंक इज अ सोनली करेंसी इशूइंग अथॉरिटी ऑफ इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। अब इसको 2 नंबर में समझाना है कि सिर्फ आरबीआई ही इकोनॉमी में करेंसी इशू कर सकता है, सोनली अथॉरिटी आरबीआई के पास। और ये क्यों किया जाता है, ताकि अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट ना हो। कुछ लोग सोचते होंगे, जिन लोगों को इकोनॉमी की नॉलेज नहीं है, इकोनॉमिक्स नॉलेज नहीं है, कि आरबीआई अंधा पैसा क्यों नहीं छाप लेता। क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है कि हम लोग जितना अपनी करेंसी प्रिंट करते हैं ना, हमें आईएमएफ को डाटा देना होता है, वर्ल्ड बैंक को डाटा देना होता है। हम जितना अपनी करेंसी प्रिंट करेंगे ज्यादा, हमारी करेंसी की वैल्यू एज कम्पेयर टू डॉलर बाकी करेंसी के मुकाबले कम होती जाएगी। हम जितना अपनी करेंसी छापेंगे हमारी वैल्यू कम होती जाएगी प्रिंट करते हुए। तो इसीलिए आरबीआई को दायरे में रह के एक लिमिट में ही करेंसी प्रिंट करनी होती है। और दूसरा, आरबीआई को उतना सिक्योरिटीज भी अपने पास रखनी पड़ती है, एज अ गोल्ड या फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी अपने पास डिपॉजिट में रखना पड़ता है, जितना हम लोग करेंसी छापते हैं, मार्जिन रखना पड़ता है आरबीआई। तो डबल इम्पैक्ट डालता है इकोनॉमी के अंदर, आरबीआई का मार्जिन बढ़ जाता है और दूसरा हमारी वैल्यू करेंसी की कम हो जाती है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, फॉरेन करेंसी के मुकाबले। तो इसलिए हमने सिर्फ आरबीआई को ही एक तरह से सोनली अथॉरिटी दी हुई है कि सिर्फ तुम ही छापोगे भाई, तुम्हें सोच समझ के देख के छापना है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ये मनी वाला टॉपिक के लास्ट वीडियो में कवर किया था मनी के टॉपिक में। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी, अब देखो एक मार्क्स क्वेश्चन एमसीक्यू किस तरीके से आते हैं इस चैप्टर से। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द सीआरआर,
इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है हमें। इट इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट लाइबिलिटी एवरी बैंक मस्ट कीप रिजर्व सेंट्रल बैंक, ठीक है। विद सेंट्रल बैंक लिखा है तो ठीक है, ठीक है। कैश रिजर्व कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। इट इज अ फिक्स बाय सेंट्रल बैंक, ये भी ठीक है। कहाँ से फिक्स करता है? बाय मंथली पॉलिसी फिक्स करता है सेंट्रल बैंक। इट इज नॉट बाइंडिंग टू द कमर्शियल बैंक, ये गलत है, हमें इनकरेक्ट पूछा था। ऐसा ना हो कि पहला पढ़ा ठीक, हाँ सही है, टिक लगा के आ गए। ये बाइंडिंग होता है, सभी कमर्शियल बैंक को मानना है, तो नॉट गलत है यहाँ पे। इट इज अ टूल यूज बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल कर, हाँ ठीक है सर, बिल्कुल करता है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई अंडरटेक द इंपॉर्टेंट फंक्शन मैनेजिंग, गवर्नमेंट बैंक होता है, अब उसको समझाना है हमें 4 मार्क्स में, ठीक है। तो इसीलिए जो सारे फंक्शंस हैं अच्छे से पढ़ के जाना, मटेरियल याद करके जाना, कि अगर एक भी फंक्शन आरबीआई का है तो उसको 4 नंबर में एक्सप्लेन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। एक और क्वेश्चन आ गया, देखो 2000 रुपये हमारे डिपॉजिट्स में आए, उसके 1800 लोन में किए, 10% रिजर्व है। अब अगले साल क्या होगा? अगले साल नहीं, अगले राउंड में क्या होगा? 1800 रुपये हमारे कहाँ पे आएंगे? अब देखो 2 में 1800 है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। 1800 रुपये डिपॉजिट में आ गए, देन 120 यहाँ, तो 1620 रुपये, तो अगला हमारा ये हो गया 16, तो यहीं पे हमारा ये टिक हो गया, बस बात खत्म। फिर भी आपको निकालना है कि कौन सा होगा, तो 2000 डिवाइड बाय 10% इंटू 100, ये ऊपर जाएगा, 0 से 0 गया, 10 गुना हो गया तो 20,000, तो 2000 का कितना बन जाएगा? 20,000 बन जाएगा, ये ठीक होगा, ठीक है। इजी है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई हेल्प करता है मनी सप्लाई में, किस तरीके से करता है? वैलिड आर्गुमेंट दीजिए। आरबीआई जो है गवर्नमेंट का बैंकर है और एडवाइजर है, ये भी समझाइए। इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर में आए हुए हैं, तो ये बताता है कि आरबीआई के फंक्शन कितने इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम। बैंकर्स बैंक सुपरविजन का रोल प्ले करता है आरबीआई, तो ये भी पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप मोटा मोटा देखो तो मनी और बैंकिंग से दोनों को मिला के जो 4 नंबर के क्वेश्चन है, ज्यादातर बैंकिंग टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं, चाहे वो आरबीआई के फंक्शंस हो, चाहे वो क्रेडिट क्रिएशन मनी मल्टीप्लायर हो, ठीक है। तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इन दोनों को तो बिल्कुल अच्छे से कवर करना है। अगला है, इफ इन एन इकोनॉमी इनिशियल डिपॉजिट 4000 है, रिजर्व 10% है, तो कितना क्रिएशन होगा? सिंपल है, 4000 डिवाइड बाय 10%, तो परसेंट का 100 ऊपर चला जाएगा, तो 0 से 0 गया, तो 10 आया, तो कितना हो गया? 40,000, 10 गुना हो जाएगा, 40,000 कहाँ पे? ये रहा। इजी था, चैप्टर भी इजी था। मनी बैंकिंग, दोबारा बोल रहा हूँ, मनी एंड बैंकिंग जो है आपका 6 नंबर का है, जिसमें से 2 एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और एक 4 नंबर का आएगा, तो 6 के 6 नंबर फ्री के हैं बोर्ड में। अगर आप ये 2 टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हो तो इनको छोड़ के मत जाना। मैंने बहुत अच्छे दोनों वीडियो में कवर किया है, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।